कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस की बहस अमृता और अविनाश में अभी भी जारी थी। शिद्दत जनाब, शिद्दत मेरे इश्क की। तुम्हारा एक रोज मेरा होना तय है। अभी तक तुमने मुझे जाना समझा नहीं है और जो जाना है वो बहुत कम है। मुझे समझना ही नहीं तुम्हें। तुम गैर हो और गैरों के बारे में मैं नहीं ज्यादा सोचता। मैं तुम्हारे लिए गैर हूँ, लेकिन मेरी नजर में तुम मेरे हो। मुझे इतना सताकर भी तुम्हारे अंदर इतनी हिमाकत है कि तुम मुझे अपना कह रही हो। हाँ, कह रही हूँ। हिमाकत है तो है, मान मेरा कहना। हो जा मेरा, वरना पछताएगा। पछता ही तो रहा हूँ तुमसे उस दिन टकरा कर, लेकिन जो होना था वो हो गया। नजर पड़नी थी तुम्हारी मुझ पर तो पड़ गई, पर अब जबरदस्ती इश्क तो मुमकिन नहीं। वैसे जानती हो ना कि इस तरह के ऑफर देने वाली लड़कियां क्या कहलाती हैं? अमृता बेहद शांति से बोली, ये जवाब मैं बाद में दूंगी। तू बता कि कभी तेरे ख्वाब में आई हूँ मैं? नहीं, और कभी नहीं आओगी, अविनाश बेहद गुमान से बोला। अमृता मुस्कुराते हुए बोली, जब मैं ख्वाब में भी तेरे पास नहीं आती तो मैं वो कैसे हो सकती हूँ जो तूने कहा? लेकिन तू तो बड़ा चरित्र वाला है ना, तो फिर तू क्यों आता है मेरे ख्वाब में? धंधा करने निकलता है? कितने पैसे मिलते हैं लोगों के ख्वाब में आने के? अमृता, अविनाश चीखा। अमृता अपने होठों पर उंगली रखते हुए बोली, श्श, चीखते नहीं। जो बात सही है वो सही है, एक्सेप्ट करना सीखो। बेहद बदतमीज हो तुम, अविनाश ने गुस्से से तमतमा कर बोला। यार, मैंने कब कहा कि मैं तमीजदार हूँ? ठंडी राख में फूंक मारोगे तो वो उड़कर आंखों में जलन पैदा कर देती है। मैं तो फिर आग हूँ, पहले जलना और फिर जलाना तो मेरी फितरत में है। मुझ पर जो भी कीचड़ उछालेगा वो वापस तुम पर जरूर पड़ेगा। जो भी कर रही हो उसका अंजाम सोचा है कभी? इश्क करने वाले बस इश्क करते हैं, अंजाम नहीं सोचते। जो अंजाम सोचते हैं वो इश्क नहीं, दुनियादारी करते हैं। इश्क करने के लिए लोग भी दुनिया की भीड़ से ही मिलते हैं। भीड़ को रौंदने में इश्क का किस्सा भी तमाम हो सकता है। अमृता जोशी का इश्क तमाम होने वाली चीज नहीं। मैं तंग आ गया हूँ इस नाम से, इस गुरूर से। कायदे से तुम्हें तंग नहीं बल्कि शुक्रगुजार होना चाहिए। बदजुबान तो तुम भी हो सूर्यवंशी। फिर भी तुमसे इश्क है तो है, पर तुम शायद परफेक्ट लड़की चाहते हो जिसमें कोई ऐब ना हो। यू नो व्हाट, मुझ में बहुत सारे ऐब हैं, जिसमें से एक ऐब है इश्क मरते दम तक निभाने का ऐब, रिश्तों को मरते दम तक निभाने का ऐब। प्यार हुआ तो नहीं है कभी, लेकिन फिर भी इतना बता दूं मिस जोशी कि प्यार प्यार होता है, हफ्ता वसूली नहीं कि जबरदस्ती वसूल कर लो। जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ तुम्हें मनाने की, अपने इश्क को जताने की। सीरियसली? ऐसे मनाता है कोई किसी को? अविनाश हैरानगी के भाव के साथ बोला। मुझे ऐसे ही आता है, अमृता भी सपाट लहजे में बोली। कैसी सरफिरी लड़की है यार, इसे मनाना कहती है? अविनाश ने छत की तरफ देखकर मुंह से हवा छोड़ते हुए कहा। हाँ, इसी को कहते हैं हमारे यहाँ मनाना। जब कोई नहीं मानता था तो पापा यही कहते थे कि इसे मनाने के और तरीके भी हैं, तो वो तरीके मैंने भी सीख लिए मनाने के। यार, अविनाश ने दांत जमाते हुए दूसरी तरफ देखा और बोला, मुझे पागल मत करो, जाओ यहाँ से। क्यों जाऊं? तुम्हारे घर पर तुम्हें शांति से मनाने की कोशिश की थी, वो भी तुम्हें पसंद नहीं आया था। अब अपने तरीके से मना रही हूँ तो ये भी तुम्हें नहीं भा रहा। पागल तो तुम मुझे कर रहे हो। कितने उलझे इंसान हो कि मुझे भी उलझन में डाल रहे हो। मुझे साफ सीधी बात कहने की आदत है, तुम भी साफ साफ कहना सीख लो। अविनाश ने उससे मुंह फेर लिया और आंखें बंद कर ली तो अमृता बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद अविनाश बोला, खुद तो बर्बाद है और अब अपने इश्क के चक्कर में मुझे बर्बाद करने पर तुली है। मैं इस इश्क के चक्कर में बर्बाद नहीं हो सकता। मेरे करियर के आड़े इसका ये जिद्दी इश्क नहीं आ सकता। कुछ तरकीब निकालनी ही होगी। यहाँ पर इस तरह बंद रहा तो मैं कैसे निकलूंगा हैदराबाद के लिए? कुछ दिन बीते। अमृता 3-4 दिन उसके कमरे में नहीं गई, लेकिन आसमा रोज रात में उसे खाना देने जरूर जाती। एक रोज जब वो खाना रख कर खड़ी हुई
तो अविनाश ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, कौन हो तुम, क्यों हो यहाँ पर, रिश्ता क्या है तुम्हारा इन लोगों से? आसमा हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, मैं जवाब नहीं दे सकती, आप मेरे बारे में ना सोचे। क्या तुम बंदी हो? नहीं। तो फिर? मेरी चोट ठीक होते ही यहाँ से मैं चली जाऊंगी। और मैं? पता नहीं। डर नहीं लगता तुम्हें? जान खतरे में डाल के यहाँ आती हो। लगता है। फिर? मुझसे किसी को भूखा नहीं देखा जाता। निकाल सकती हो मुझे यहाँ से? नहीं, मेरे बस में नहीं है, पर आपके हाथ में है। कैसे? माफी मांग लीजिए अमृता से। अब तक आपको जिंदा छोड़ा हुआ है तो क्या पता रिहा कर दे। यही तो मैं नहीं करना चाहता। यही करना होगा आपको, वरना और कोई रास्ता नहीं है। जब इतना ख्याल रख सकती हो तो कोशिश करो मुझे यहाँ से निकालने की। नहीं कर सकती, वो मुझे मार डालेगी। मरने से डरती हो? नहीं, लेकिन अब मरना नहीं चाहती। क्यों? इस क्यों का जवाब नहीं दे सकती। मुझे चाहती हो? हाथ छोड़िए मेरा, जाने दीजिए। जवाब दो पहले। आप मुझे बचाने आए थे तो आपसे प्रभावित हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तभी बाहर कदमों की आहट सुनाई दी तो आसमा घबरा गई। अविनाश का भी ध्यान भटक गया तो हाथ छुड़ाकर आसमा ने जल्दी से खाना छिपा दिया, लेकिन खुद नहीं छिपी तो अविनाश ने उसे तख्त के नीचे धकेलते हुए कालीन को उधर समेट दिया, जिससे वो ओट में हो गई। अमृता अंदर आते हुए बोली, मिजाज कुछ गर्म हुआ या नहीं? अविनाश कुछ नहीं बोला तो अमृता ने आगे बढ़ते हुए कहा, हाथ कैसे खुल गए? अपने आप, मैं कोशिश करना नहीं छोड़ता। झूठ। कोशिश ही तो नहीं कर रहे हो मेरी बात मानने की। कोशिश करते तो यहाँ नहीं होते। किसी को बेबस करके अपनी बात मनवाने में तुम्हें बहुत खुशी मिलती है ना? नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं तो मौका देती हूँ सामने वाले को खुद से बात मान ले, पर मौके को छोड़ देने वाले को बेबस करने के सिवाय और कोई रास्ता भी तो नहीं बचता। हर बात तोप और बंदूक से नहीं सुलझती, प्यार से भी कहाँ सुलझती है सूर्यवंशी। तुम अपने गुरूर से हारोगी एक दिन। खुद को गुमराह करने का ख्याल अच्छा है, पर मुझे कोई नहीं हरा सकता जब तक मैं खुद हारना न चाहूं। अविनाश अब चुप होकर मुंह फेर कर खड़ा हो गया तो अमृता बोली, अभी भी हार मानने को तैयार नहीं हो? नहीं, लड़ना मेरे खून में है तो हराना मेरा जुनून है, कहकर अमृता जाने को मुड़ गई। उसके जाते ही अविनाश ने राहत की सांस ली और मुड़ा तो आसमा तख्त के नीचे से बाहर निकली। अविनाश ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, ठीक हैं आप? नहीं, जान अटक गई थी, लगा कि आज तो मैं बचूंगी ही नहीं। हार मान लीजिए ना। अविनाश ने कुछ नहीं कहा तो आसमा हाथ जोड़ते हुए बोली, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, हार मान लीजिए उसके सामने, जिद मत कीजिए। अविनाश ने उसका हाथ नीचे करते हुए कहा, सोचूंगा, आप जाइए वरना आप मेरी वजह से मारी जाएंगी। आसमा निकलकर अपने कमरे में आ गई और दरवाजा बंद कर लिया। खुद के हाथों की तरफ देखते हुए गोल घूमकर बिस्तर पर गिर गई और मन ही मन बोली, कैसी तरंगे उठी थी मन में जब उसने हाथ छुआ था। तब सांसें थम गई थी, दिल महक उठा था। पता नहीं क्या लकीरों में है, लेकिन उसके ख्याल जहन से जाते ही नहीं, ये एहसास मिटता ही नहीं। उसकी हसरत मैं कर रही हूँ, पर पता नहीं उसके दिल में किसकी हसरत है। कितना अजब नशा है इन एहसासों में। दिल बेकरार होता है रात के इंतजार में, ताकि एक नजर तुम्हें देख सकूं। अमृता कैसे इतने तीखे लहजे में बात कर लेती है इससे। कितना दिल फरेब शख्स है। पता नहीं मेरे इन एहसासों का ये जहाँ रोशन होगा भी अब बुझ जाएगा। रात की खामोशी में बाहर लगे पेड़ों के पत्तों की सरसराहट के साथ बारिश की रिमझिम बूंदों के गिरने की आवाज आ रही थी। आसमा अपनी खिड़की से टिक कर खड़ी थी। बारिश की फुहारें उसे भिगा रही थी। उसका दिल अविनाश को याद करके अब तक धड़क रहा था, तो वहीं अमोघ अपनी खिड़की पर खड़ा था और हाथों में तस्वीर थी। ठंडी हवाएं अपने साथ चंद बूंदे लिए उसके चेहरे से टकरा गई तो अमोघ ने आंखें बंद कर ली। लगा कि उसकी माशूका तस्वीर से बाहर आ गई हो और बारिश में भीगने के साथ अपनी जुल्फे उसके चेहरे के पास आकर झटक दी हो। अमोघ आंखें बंद किए हुए ही मुस्कुरा दिया और बोला, ये हवाएं शायद तुम्हें छूकर आई हैं,
जिस्म हमारे भले ही अलग हो, हृदय नहीं। मैं तुम्हें महसूस कर ही लेता हूँ। दावे से कह सकता हूँ कि तुम भी बारिश में भीग रही हो। उधर अमृता भी बालकनी में भीग रही थी और अविनाश के बारे में सोच रही थी। प्यार सोच समझकर करना होता तो तुमसे कभी नहीं करती सूर्यवंशी, पर हो गया तो हो गया। अब तो तुम्हारे ऊपर है कि हम सवाल जवाब खेलेंगे या फिर इस अंतहीन लड़ाई से निकलकर साधारण तरीके से बात कर सकेंगे कभी। तुम्हारी आंखों की कशिश ने बांध लिया मुझे। जब भी इनकी तरफ देखती हूँ तो ये खींचती है मुझे तुम्हारी ओर। कभी मेरे दिल में झांकने की कोशिश नहीं करते तुम, बस मेरे किए गए कामों से मेरी शख्सियत का अंदाजा लगा लेते हो। अगर मुझ पर भरोसा करो तो तुम्हें इतना प्यार मिलेगा जितना दुनिया की कोई लड़की नहीं दे सकती तुम्हें। तुम्हें कभी हारने नहीं दूंगी, तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगी। इतनी शक्तिशाली हूँ कि ना खुद कमजोर पड़ूंगी ना तुम्हें पड़ने दूंगी। मेरे पास होकर भी तुम पास नहीं हो। जिस राह चलना चाहती हूँ उधर मंजिल ना मिले, पर तूफानों से टकराने का जज्बा तो है, और इस जज्बे के सहारे या तो आगे बढ़ूंगी या भंवर में फंस जाऊंगी, पर रुकूंगी नहीं। कितनी बातें सुनाओ, दिल छल्ली करो, फिर भी इंतजार रहेगा उस दिन का जब तुम मेरा होना चाहोगे। जिस रास्ते पे मैं चल पड़ी हूँ वहाँ से पीछे लौटना मुमकिन नहीं है। बहुत दूर निकल आई हूँ। कितनी भी नफरत करो मेरे कामों से, पर अब मैं ये रास्ता नहीं छोड़ सकती। कुछ बुरा नहीं कर रही हूँ, दिल मेरा कुंदन है, कुंदन। जिनको भी नुकसान पहुँचाया है उन्होंने पहले मुझे नुकसान पहुँचाया, फिर भी सबके परिवार की मदद की है मैंने, किसी न किसी सोर्स के थ्रू। अगर वो गलत करने के लिए मुझे बद्दुआ देते हैं तो उस अनजान मदद करने वाले को दुआ भी देते हैं, और वो अनजान भी मैं ही हूँ। मेरे पास दोनों हैं, उन लोगों की बद्दुआ भी और दुआ भी। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। कुछ लोग खुद तय नहीं करते कि उन्हें क्या बनना है, उनकी किस्मत तय करती है कि उन्हें क्या बनना है। मैं उनमें से ही एक हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझे प्यार करने का हक नहीं। मेरे पहलू में कोई हो, किसी के पहलू में मैं रहूं, ये हक मुझे भी है। उधर अमोघ फोटो रखकर बाहर निकला और कुछ काम में लग गया। अगले दिन भी वो दिन भर व्यस्त ही रहा और अमृता तो कमरे से बाहर ही नहीं निकली। चुपचाप अपने मम्मी पापा की फोटो लेकर बैठी रही। शाम हुई तो किसी ने दरवाजा खटखटाया। अमृता ने दरवाजा खोला तो एक पैकेट सामने करते हुए अमोघ बोला, मैं मार्केट गया था, ये पसंद आया तो ले आया। पहन कर दिखाओ कैसा लग रहा है। आज मन नहीं है अमोघ, कल पहनूंगी। बिल्कुल नहीं, जा रहा हूँ, 10 मिनट में नीचे मिलो। मान जाओ ना, 10 मिनट, कहते हुए अमोघ नीचे उतर गया। वो अविनाश के रूम में गया और उसके हाथ खोलते हुए कहा, चालाकी मत करना, बाहर ले चल रहा हूँ। अच्छा, मेहरबानी की वजह बताएं। पता लग जाएगा बाहर चलकर, लेकिन अमृता के साथ तमीज से पेश आना। बदतमीजों के साथ तमीज से पेश आने का सलीका मुझे नहीं आता। बदतमीजी के बदले बदतमीजी करती है। तुम्हारे सही ठहराने से वो सही नहीं हो जाएगी, वो गलत है और हमेशा रहेगी। तुम्हें लगता है कि जबरदस्ती उसके हक जमाने से मैं उसका हो जाऊंगा? ये तुम तय करो कि तुम्हें किसका होना है और किसका नहीं। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि तुम पर हक जता रही है तो तुम पीछे हट रहे हो ना, पर एक बार अगर उसने अपने कदम पीछे ले लिए तो फिर हक जताने को तरस जाओगे। उसके इश्क की हद और शिद्दत परख सको, इतनी तुम्हारी काबिलियत नहीं। मुझे परखना भी नहीं है, और उस पर मुझे लेकर जो नशा छाया है ना, उसके जैसा नशा मुझ पर कभी नहीं छाएगा। दुआ करूंगा कि छाए ना, वरना ऐसा दर्द ठहरेगा जिगर में कि बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तलब उठेगी उसे देखने की, पर वो नजर के सामने नहीं मिलेगी। पलके नहीं मिला पाओगे उसकी पलकों से। आज जितना करीब नजर आ रही है, कल उतनी ही दूर होगी तुमसे। देखो, ये बातें करने के लिए वो खुद ही काफी है। क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे जो तुम उसकी हिमायत कर रहे हो मेरे सामने? मुझे तो लगा था तुम चाहते हो उसे, पर तुम तो उसको मेरी नजर में महान बनाने आ गए ताकि मैं उसकी तरफ झुकूं। क्या है तुम्हारे मन में? क्या है अमोघ के मन में? क्या विनाश का शक सही है कि वो अमृता को चाहता है? क्या है अमोघ का सच? और कौन लड़की है जिसकी तस्वीर सीने से लगाए अमोघ घूमता है और सबसे सच छुपाता है? जानने के लिए सुनिए
इश्क, नशा या जहर। भाग 14। भाग 14। अमोघ ने अविनाश से कहा, मेरे मन की छोड़ दो और खुद की जिंदगी पर विचार करो। वो जैसी है वो वैसी ही रहेगी। तू ही फरियाद कर ले। हर मुलाकात में जहर उगलते हैं एक दूसरे पर। फरियाद वो नहीं कर सकती तो मैं भी नहीं कर सकता। ठीक है, बाहर चलो। मुझे जो कहना था कह दिया और कोई बात नहीं करनी तुमसे। अविनाश उसके साथ बाहर निकला तो पीछे उसके आदमी भी साथ चलने लगे। अमोघ ने हॉल में कदम रखते ही सीढ़ियों की लास्ट पौड़ी उतरते हुए अमृता ने भी हॉल में कदम रखा। रॉयल ब्लू गाउन में अमृता शानदार लग रही थी। अमोघ ने इशारा किया तो अमृता पर फूल बरसने लगे। साथ ही हैप्पी बर्थडे सॉन्ग बजने लगा तो अमृता मुस्कुरा दी और अमोघ की तरफ देखा तो अमोघ भी हंस दिया और फिर अविनाश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ध्यान रहे कि उसे आज के दिन हर्ट ना करो। अमोघ आगे बढ़ गया और अमृता से हाथ मिलाते हुए बोला, हैप्पी बर्थडे अमृता, तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां मिले। थैंक यू। तुमसे बिना पूछे अविनाश को निकाल लाया। आज के दिन कोई बंद रहे अच्छा नहीं लगता। अमृता ने अविनाश की तरफ देखते हुए कहा। अब अमोघ आसमा के बगल में जा खड़ा हुआ और बोला, डांस करके कुछ धमाल मचाओ यार। तुम साथ दोगे ना? जरूर। आसमा अब हॉल के बीचों बीच आ गई और सॉन्ग ऑन करवाया। कब तक चुप बैठे, अब तो कुछ है बोलना। कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले, ओ ढोलना। अमोघ अपनी पीठ के पीछे दोनों हाथ कर कंधा हिलाते हुए गाने के बोल गुनगुनाने लगा और आसमा के साथ डांस करने लगा। मर जाना था ये भेद नहीं था खोलना, ओ ढोलना, ओ ढोलना। आसमा ने एक नजर अविनाश की तरफ देखकर नजर नीचे करते हुए डांस जारी रखा। अमोघ ने उसको रोल करके अपनी तरफ खींचते हुए उसके गाल से अपना गाल टकराया। 2-4 कदम पे तुम थे, 2-4 कदम पे हम थे, 2-4 कदम ये लेकिन 100 मीलों से क्या कम थे। फिर उस पे कदम कदम पे दिल का डोलना, हाय डोलना, हो डोलना। कब तक चुप बैठे, अब तो कुछ है बोलना। ला 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 ला, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले, ओ ढोलना। अविनाश चुप खड़ा उन दोनों को देख रहा था और अमृता एकटक अविनाश को। अचानक उसके चेहरे के सामने हाथ आया तो अमृता ने निगाह उठाई। सामने अविनाश खड़ा था और अपनी हथेली की तरफ आंखों से इशारा किया तो अमृता ने उसकी हथेली पर अपनी हथेली रख दी। अविनाश ने उसको अपनी तरफ खींच लिया और उसकी कमर पकड़कर उसके दाहिनी तरफ से झांका तो अमृता बाईं ओर तिरछी हो गई। फिर अविनाश बाईं तरफ हुआ तो अमृता दाहिने तरफ हो गई। लो जीत गए तुम हमसे, हम हार गए इस दिल से। आया है आज लबों पे ये प्यार बड़ी मुश्किल से। अविनाश ने उसे घुमाते हुए अपनी तरफ कर लिया। फिर उसकी कमर पकड़कर उसे हवा में उठाते हुए गोल घुमा दिया। अमृता के दोनों हाथ उसके कंधे पर थे और चेहरा छत की तरफ। इस प्यार ने हमको पागल लाकर छोड़ना, ना छोड़ना, ओ ढोलना। कब तक चुप बैठे, अब तो कुछ है बोलना। कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले, ओ ढोलना। अचानक ही उसके चेहरे के आगे चुटकी बजी तो अमृता ने सामने देखा। अमोघ ने चुटकी बजाई थी और वो अपनी भौं से सवाल कर रहा था। अमृता ने एक नजर उसकी तरफ देखकर सिर हिला दिया। फिर अविनाश की तरफ देखा और होठों पर नकली मुस्कुराहट लाते हुए मन ही मन बोली, मैं भी कहाँ ख्वाब देखने लगी। वो बात तक तो करता नहीं मुझसे, डांस क्या खाक करेगा। तभी सॉन्ग चेंज हुआ और अविनाश ने कदम बढ़ा चुकी अमृता का हाथ पकड़ लिया। अमोघ और आसमा उसकी तरफ देखने लगे।
अमृता पलटी तो अविनाश ने उसकी निगाहों में देखते हुए धीरे से कहा, इफ यू डोंट माइंड डांस करें साथ। सोच रहा हूँ एक बार अपना नजरिया बदल कर देखूं। अमृता के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई और वो उसके साथ हॉल में बीचों बीच आ गई। मुझको हुई न खबर, चोरी चोरी छुप छुप कर, कब प्यार की पहली नजर, हाय ले गई दिल ले गई। अविनाश चुटकी बजाते हुए अमृता के साथ डांस करने लगा। अमृता ने भी खुशी खुशी साथ दिया। प्यार की पहली इस आँख में चोली में, बिन सोचे जा बैठी मैं नैनों की डोली में, अब लगता है मुझको डर, चोरी चोरी छुप छुप कर, कब प्यार की पहली नजर। अमोघ ने गंभीरता से जेब में हाथ डाल लिया और चुपचाप एकटक अविनाश को देखने लगा। आसमा भी उसे ही देखे जा रही थी और अमृता की जगह को इमेजिन कर रही थी। अमोघ उसकी तरफ सिर झुकाते हुए बोला, उन दोनों पर नजर तो है पर उन्हें नहीं देख रही ना, खुद को इमेजिन कर रही हो। आसमा ने उसे आंख दिखाई और बोली, ऐसा कुछ नहीं है। झूठी, तुम्हारी निगाहों से सब पता चल रहा है कि तुम खुद को उस बस वाले लड़के के साथ इमेजिन कर रही हो। आसमा दांत जमा कर धीरे से बोली, तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी किसी दिन, जब देखो तब उस बस वाले को बीच में क्यों ले आते हो। डांस खत्म होते ही अमृता ने अविनाश का हाथ छोड़ दिया और अमोघ की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए लिपसिंग की, थैंक यू। अमोघ पलक झपकाते हुए मुस्कुरा दिया और एक नजर फिर अविनाश की तरफ देखा, मानो जानना चाहता हो कि एकाएक अविनाश में बदलाव कैसे आ गया। अमृता ने केक कट किया और अमोघ को खिलाना चाहा, लेकिन अमोघ ने आसमा को आगे खींच लिया तो अमृता ने आसमा को केक खिला दिया। अमोघ ने उतनी देर में केक का टुकड़ा उठाकर अमृता की तरफ बढ़ाया, फिर धीरे से बोला, पहले सूर्यवंशी को खिलाओ, मुझे नहीं। आसमा अमृता के आदमियों को स्नैक सर्व करने लगी तो अमृता ने एक टुकड़ा उठाया और अविनाश की तरफ बढ़ाया, लेकिन अविनाश ने नहीं खाया। चेहरा पीछे करके बोला, मैंने कहा कोशिश करूंगा लेकिन इसमें वक्त लगेगा, इतनी जल्दी तुम्हारे हाथ से कुछ नहीं खाना। अमृता उसको देखते हुए बोली, सूर्यवंशी, बर्थडे है आज मेरा। इसका बर्थडे होता है ना, उसे गिफ्ट देते हैं लोग बर्थडे के दिन, लेकिन आज मैं तुम्हें तोहफा देती हूँ। बाहर बारिश हो रही है, सेलिब्रेशन के बाद यहाँ से मैं सीधा अपनी बालकनी में जाऊंगी। रात भर बारिश होने के पूरे आसार हैं, मैं वहीं रहूंगी। सुबह 4 बजे तुम्हें खोल दिया जाएगा। याद रखना, तुम मेरे पास आओगे तभी मैं बारिश से हटकर अंदर जाऊंगी, वरना मैं भीगती रहूंगी। फैसला पूरी तरह से तुम्हारा होगा कि तुम्हें मेरे पास आना है या यहाँ से जाना है। एक दिन की छूट है तुम्हें, कोई जबरदस्ती नहीं करूंगी। अविनाश ने कुछ नहीं कहा तो अमृता ने केक का टुकड़ा नीचे फेंकते हुए कहा, आसमा, इसे भी खाना सर्व कर दो। तुम भी साथ में खा लो ना, आसमा ने अमृता से कहा तो भी अमृता रुकी नहीं और बोली, खाओ तुम लोग, मेरा मन नहीं है, केक तो खा लिया है ना। अमृता चली गई। अमोघ ने आसमा और अविनाश के साथ थोड़ा खाना खाया, फिर अविनाश को बेसमेंट में बंद कर दिया। आसमा भी अपने कमरे में आकर खुशी से फूली नहीं समा रही थी। बार बार अविनाश का चेहरा याद कर रही थी, उसका डांस याद कर रही थी और आखिर में खुशी से तकिए को सीने से लगाकर लेट गई। उधर अमृता अपने कहे मुताबिक बालकनी में खड़ी भीग रही थी तो वहीं अमोघ नीचे लॉन में पेड़ से टिक कर खड़ा चुपचाप बालकनी की तरफ देख रहा था। क्यों है ये इतनी जिद्दी, खुद को बीमार कर लेगी। उस सूर्यवंशी का क्या बिगड़ना है इस हरकत से, कुछ नहीं। उधर अविनाश भी जमीन पर तख्त से टिक कर बैठा और मन ही मन बोला, आज तो दादू के आशीर्वाद से उस सिरफिरी का दिमाग सही हो गया, खुद ही मुझे यहाँ से छोड़ने को तैयार हो गई। ये मौका मैं नहीं गंवाने वाला। सुबह यहाँ से निकल जाऊंगा मैं, वो भीगे या मरे मेरी बला से, मुझे क्या। रात भर मूसलाधार बारिश होती रही और अमृता चुपचाप बालकनी में उसी तरह खड़ी रही।
अमोघ को अमृता का मैसेज मिल गया था कि सुबह अविनाश को खोल दिया जाए और अगर वो जाना चाहे तो उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे छोड़ आया जाए। अमोघ ने सुबह 4 बजते ही दरवाजा खोल दिया तो अविनाश ने वहां से जाने की इच्छा जताई। उधर बालकनी में अविनाश की राह ताकती अमृता तेज बुखार से तपती हुई गिरकर बेहोश हो गई थी। नीचे अमोघ ने अपने आदमियों को इशारा किया तो अविनाश की आंखों पर पट्टी बांध दी गई और उसे लेकर वहां से गाड़ी अपनी दिशा में रवाना हो गई। उधर अमृता की आंख जब खुली तो दिन चढ़ आया था। अमोघ को आवाज देते ही अमोघ अंदर आ गया तो वो बोली, सूर्यवंशी आया था ना, वही मुझे अंदर लाया ना, मुझे मिलना है उससे। मैं जब बेहोश हो रही थी तो उसने ही तो थामा था ना मुझे। अमोघ चुप रहा और एकटक उसे देखता रहा तो अमृता ने नजर हटा ली और बोली, तो चला गया वो? पर हमें ऐसी हरकत करके क्या मिल गया? बीमार होकर ज्यादा अच्छा लग रहा है। अमृता ने कोई जवाब नहीं दिया, बस दिमाग पर जोर डालने लगी कि कौन आया था संभालने। कुछ देर सोचती रही तो उसे याद आया कि कोई नकाब वाला आदमी उसे बालकनी से गोद में उठाकर अंदर ले जा रहा था। दवा भी उसके ना चाहते हुए जबरदस्ती सहारा देकर ही खिलाई थी और तब से आंखें ही नहीं खुल सकी थी, वो सो गई थी। अमोघ ने उसे वापस टोका, क्यों करती हो ऐसी हरकतें? क्या लगा कि तुम्हारी खुद को चोट पहुंचाने से वो डर कर तुम्हारे पास आ जाएगा? तुम्हें यूं दर्द में वो नहीं देख पाएगा? सोचा तो था ही। खैर, आराम करूंगी मैं, तुम जाओ अब। ठीक हो जाऊंगी तो यहाँ नहीं रहूंगी मैं। अमोघ कमरे से बाहर चला गया तो अमृता सिर दर्द के बावजूद दिमाग घुमाने लगी। कौन है वो? पहले भी एक बार मेरे करीब आ चुका है मुझे तसल्ली देने के लिए, जब मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ था, डेथ हुई थी उनकी और मैं बुरी तरह टूट गई थी। उस रात अंधेरे में यही शख्स आया था, थर बन चुकी मुझे गले लगाकर ढांढस बंधाया था, फिर मुझे ये सब भान होने से पहले ही गायब हो गया था। कितना ढूंढा था उसे मैंने, पर नहीं मिल सका। वही आज फिर आया था, लेकिन क्यों? कौन है और मुझे सहारा देने की हिम्मत कैसे होती है उसकी? उसने मुझे सीने से लगाया था ना तसल्ली देने के लिए, लेकिन मुझे उसकी तलाश है ताकि उसके सीने में गोली उतार सकूं, मुझे गले लगाने की सजा दे सकूं। आज तीसरी बार वो मुझे संभालने आया था। जिस रोज पीकर किसी को भी अपने कमरे में आने से मना किया था, उस रोज भी वही आया था। जब मुझे उल्टी हो रही थी और बाथरूम के दरवाजे पर लुढ़कने वाली थी, तब भी वही संभाल कर बिस्तर तक लाया था। मुझे तो बस मिल जाए, वो जिंदा नहीं बच सकेगा। कोई परेशानी है? अमोघ ने उसको सोच में गुम देखकर पूछा। अमोघ को नहीं बता सकती ये सब, क्या सोचेगा कि कौन आता है मेरे पास। पहले ही उसके जिम्मे बहुत काम है, एक और नहीं। ये गुत्थी तो मैं खुद सुलझाऊंगी। सब पर नजर रख कर देख लिया, किसी पर भी शक नहीं जाता, लेकिन इतना तो तय है कि है कोई मेरा अपना आदमी। पर कौन? ता ठीक हो ना? क्या हो गया? कुछ नहीं, तुम जाओ, मेरा सिर भारी हो रहा है। सो जाओ, उठोगी तब बात करते हैं। आसमा गई? नहीं, वो तुमसे बात करना चाहती है। किस बारे में? कह रही थी कि साथ जाएगी जहाँ हम जाएंगे, यहाँ अकेले नहीं रहेगी। नया सेशन शुरू होगा, अब वो वहीं कहीं एडमिशन करा लेगी। नहीं, फिर वही बात, हर जगह हमारे साथ क्यों रहेगी? एक बार झेल लिया फिर भी समझ नहीं आ रहा उसे। क्या कहूँ, वो जिद करती है कभी कभी। मेरी तरफ से ना है, कह देना उससे। ठीक है। अमोघ बाहर चला गया तो अमृता ने तकिए के नीचे सिर छिपा लिया और बोली, सूर्यवंशी, जाने का ऑफर देते ही तू चला गया ना? पर मेरी जान, तू मुझे छोड़कर जहाँ जाना चाहेगा, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। हाँ, ये जहान छूट जाए तो अलग बात है। अविनाश के जाने के बाद क्या होगा अमृता का अगला कदम? क्या अमृता अकेले अपने दम पर उस नकाबपोश को ढूंढ पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए इश्क, नशा या जहर, भाग 15। भाग 15। कैसा है तू सूर्यवंशी? क्रूर तो तू भी कम नहीं। जरा भी परवाह नहीं है मेरी, जानते हुए भी कि लड़की रात भर बारिश में खड़ी होगी। तूने मुझे देखने की कोशिश ही नहीं की। बीमार हूँ या ठीक हूँ, तूने एक बार भी जानना नहीं चाहा।
तेरी नजरों में मैं सबसे अयोग्य लड़की हूँ, पर मेरी नजर में मुझ में कोई कमी नहीं। कमी बस देखने वाले की नजर में है। मैंने तो अपना एक लेवल सेट किया है हर काम को करने का, और उसी लेवल का इश्क भी निभाऊंगी। वैसे लेवल तो तेरी नफरत का भी मुझसे जरा भी कम नहीं है, पर काश एक दिन आए जब ये नफरत चाहत बन जाए। अविनाश घर आकर सामान बांधने लगा और मन ही मन बोला, इससे पहले कि इस लड़की का दिमाग फिर जाए, निकलना होगा यहाँ से। अपने करियर को दांव पर नहीं लगा सकता मैं। बिना हथियार के युद्ध में जाना बेवकूफी होती है। मैं अपनी जिद के दम पर इससे नहीं जीत सकता। इससे लड़ने के लिए मेरा उस काबिल बनना जरूरी है। अविनाश उसी रात हैदराबाद के लिए रवाना हो गया। उधर आसमा की लाख कोशिश के बाद भी अमृता उसे शहर से दूर अपने साथ ले जाने को नहीं मानी, तो उसने अमोक से जिद की। अमोक तो टाल मटोल करता रहा, लेकिन फिर उसकी जिद के आगे हार गया और अमृता को बिना बताए नए शहर में आसमा के एडमिशन के प्रोसीजर में लग गया। अमृता के ठीक होते ही अमोघ और अमृता दोनों दूसरे शहर के लिए निकल गए। अविनाश से दूर रहने के लिए अमृता भी ये कदम उठाने को मान गई थी, क्योंकि वो भी अब अविनाश से ज्यादा तरजीह अपने कामों को देना चाहती थी। 2.5 साल बाद हैदराबाद में अस्थाना बिल्डर्स और अस्थाना कंपनी का नाम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। ट्रेनिंग से समय मिलने पर अविनाश के हाथ जब भी मोबाइल होता तो वो अस्थाना बिल्डर्स के ओनर के इंटरव्यू जरूर देखता। अमृता और अमोघ भी अपने भविष्य को सिक्योर करने के लिए दूसरे काम में लगे हुए थे। आसमा के उसी शहर में होने की बात से अमृता पूरी तरह अनजान थी। अमोघ भी कभी कभार उससे मिलकर आया करता था, लेकिन वो भी बहुत कम, वरना अमृता को खबर लग जाती तो दोनों की क्लास लग जाती। इन 2 साल में आसमा की पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी और वो अभी कंपनी में जॉब करने लगी थी। अमोघ ने अमृता को भी जानकारी दी थी कि आसमा की जॉब लग गई है। अमृता एक रोज अपने काम के सिलसिले में बाहर थी कि तभी उसकी नजर चौराहे के दूसरी तरफ पड़ी। अविनाश को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें सिकुड़ गई थी, क्योंकि वो किसी लड़की से बात कर रहा था। अमृता ने अपने साथ ही खड़ी अपने आदमी की गाड़ी की तरफ देखा। उसमें मौजूद उसके आदमी ने जब उस तरफ देखा तो अमृता ने उसे इशारा किया और ग्रीन लाइट होते ही वो गाड़ी इतनी तेज चली कि उस लड़की को टक्कर मारते हुए आगे निकल गई। अमृता ने अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर उस लड़की को पकड़ा। तब तक अविनाश भी गाड़ी का पीछा करना छोड़ उसके पास आ बैठा। अभी जिंदा है, इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा, अमृता ने कहा। तो अविनाश ने उसकी तरफ देखा। अमृता की आंखों में जुनून तैर गया और आंखें सिकुड़ गई। अविनाश को समझते देर नहीं लगी कि वो मास्क के अंदर से मुस्कुरा रही है। तुम? सूर्यवंशी, चलो पहचान तो गए। किस किस्म की लड़की हो? तुमने ही कराया है ना ये एक्सीडेंट? वो भी बिना नंबर प्लेट की गाड़ी तुम्हारी थी ना? ओफो सूर्यवंशी, कहा ना लड़की अभी जिंदा है, पर अगली बार क्या पता ना बचे। अभी इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। बस इतना याद रखना कि कोई और लड़की तुम्हारी जिंदगी में नहीं हो सकती। लोग उस लड़की को उठाकर गाड़ी में रखने लगे तो अविनाश ने जाने को मुड़ती अमृता की कलाई पकड़ते हुए कहा, मेरे सामने आकर धमकी दे रही हो? पता है कि मैं कौन हूँ अब? अमृता बेहद शांति से अपनी कलाई पर उसके हाथ देखते हुए बोली, अब हो या तब, तुम बस मेरे हो, मुझे इतना पता है, और इतना पता होना काफी है सूर्यवंशी। भी के अभी थाने चल रही हो तुम मेरे साथ? वो अमृता के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत बनाते हुए बोला। अच्छा, इतना आसान भी नहीं मेरी जान, अमृता ने मुस्कुराते हुए कहा, और अगले ही पल हाथ झटकते हुए चीख कर बोली, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी कलाई पकड़ने की? मैं उस घायल लड़की की मदद करने आई और उसी के सिलसिले में तुमसे बात क्या कर ली? तुम्हें लगता है कि मुझ पर चांस मार लोगे? आइंदा ऐसी हरकत की तो थाने के चक्कर लगवा दूंगी। भीड़ अभी छटी नहीं थी, लोग इकट्ठा होने लगे तो अविनाश बात संभालते हुए बोला, आपको गलतफहमी हुई है मैडम, मुझे लगा आपके हाथ से खून आ रहा है, आपकी चोट देखने के लिए हाथ पकड़ लिया था। फिक्र के लिए शुक्रिया, कहते हुए अमृता मुड़कर चल दी और भीड़ पीछे ही गुम हो गई। अविनाश बस उस दिशा में घूरता रह गया। ये इस शहर में भी? वो मन ही मन बोला और बाइक उठाकर हॉस्पिटल की तरफ चल दिया जिसमें उस लड़की को ले गए थे।
वहाँ जाकर पता लगा कि सारे बिल पे किए जा चुके हैं। लड़की अब खतरे से बाहर है। वो लड़की एक बैचमेट की बहन थी और उससे अविनाश का कोई लेना देना नहीं था। यूं ही मिल गई थी वो। आज तो 2 बात कर ली थी, लेकिन कौन जानता था कि तभी ये अमृता नामक कयामत आ जाएगी वहाँ। अविनाश उससे मिलकर बाहर निकल आया और बाइक पर बैठा सोचने लगा, इससे तो मेरा कोई लेना देना ही नहीं, फिर भी ये हाल कर दिया। जिस दिन मेरी जिंदगी में किसी के होने का पता लगेगा उस दिन ये किस हद तक जाएगी। उधर अमृता अपने घर जाकर खिड़की के पास खड़े होते हुए बोली, तो टकरा ही गए आज नए शहर में भी। अब इसे क्या कहूँ, तुम्हारा यहाँ भी मिल जाना संयोग तो नहीं मान सकती ना। मिलने को तो बहुत मन मचलता था, लेकिन खुद को रोक रखा था कि अब तो तभी मिलूंगी जब तू खुद मुझसे टकराएगा। आज मिल ही गया तू, अब तो फिर मिलना मिलाना बनता है। धर अविनाश हाथ में मोबाइल लिए किसी को देखते हुए चाय के सिप लेकर मन ही मन बोला, जैसे ठंड के मौसम में सुलगती लकड़ी की जरूरत होती है ना, वैसे ही मुझे तुम्हारी जरूरत है अपनी जिंदगी में। ठंड में कहीं से गुजरते मन में ये ख्वाहिश सी उठती है कि जलती लकड़ी मिल जाए रास्ते में। बस वैसे ही मन में ख्वाहिश है तुमसे मिलने की। तभी फोन बज उठा। अविनाश ने रिसीव किया। हेलो, कैसे हो? उधर से आसमा की आवाज आई। ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं भी अच्छी हूँ। काफी वक्त से फोन नहीं किया तुमने, तो सोचा खबर ले लूं। हाँ, व्यस्त था जरा, कुछ काम करने थे। अवैध खनन वाले गैंग को पकड़ना था। पकड़े गए? कुछ लोग पकड़े गए, उगलवाना है उनसे। गुड जॉब, थैंक यू। अब क्या? काम की क्या कमी है, अब दूसरा मिशन पकड़ूंगा। अच्छा, तुम तो जॉब की तलाश में थी ना, कुछ हुआ? हाँ, जॉब लग गई। रियली? बधाई हो। पार्टी कब दे रही हो? जब भी मिल सको आप। ये बात, चलो मिलता हूँ किसी दिन। कब? बता दूंगा। ओके, बाय बाय। अविनाश ने फोन रख दिया। वो और आसमा अब काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। हुआ यूं कि हैदराबाद आने के कुछ दिनों बाद ही उन दोनों की मुलाकात एक चाय की टिपरी पर हो गई थी, तो दोनों ने एक दूसरे का नंबर ले लिया। मिलना तो मुश्किल से 2 या 3 बार ही हो पाया था, लेकिन फोन पर बात हो जाती थी। अविनाश को कोई उलझन होती तो आसमा से बात कर लिया करता था। इसी तरह आसमा भी किसी वजह से अपसेट होती तो अविनाश से बात कर लिया करती थी। आसमा ने कभी कुछ नहीं कहा था, ना ही अपने दायरे को तोड़कर ऐसी कोई बात कही थी। फिर भी अविनाश जानता था कि आसमा उससे मोहब्बत करती है। अविनाश को वो अडोरेबल लगती थी, लेकिन अब तक भी इससे इश्क नहीं हो पाया था उसे। वो बस उसे जो उसकी जिंदगी में जबरदस्ती शामिल थी। आज ही उसकी हरकत देखने के बाद अविनाश एक बार फिर उसके बारे में सोचने को मजबूर हो गया था। एक बेगानी लड़की का जब ये हश्र किया, तो जिसे वो खुद चुनेगा, उस लड़की के साथ ये क्या करेगी? ये अपने इश्क के चक्कर में किसी को भी मारने पर उतारू हो जाएगी। और अविनाश ऐसा कुछ नहीं चाहता था। किसी के साथ कुछ गलत ना हो, इसके लिए जरूरी था अमृता के बारे में फिर से सोचना और कोई प्लान बनाना, ताकि सब सुरक्षित रह सके। आखिर अब वो भी एक दीवाना था जो अपने इश्क की सलामती चाहता था। सब बनने से पहले उजड़ जाए, ऐसा वो होने देना नहीं चाहता था। अमृता ने अमोक की कॉफी से अपनी कॉफी टकराते हुए कहा, आज मिला था रास्ते में। अच्छा, वो भी यही है क्या? हाँ, मिला तो बात हुई कुछ? पहचान गया, यही काफी है। जान तक देने को तैयार हूँ उसके लिए, और वो है कि दिल तक ही नहीं दे पा रहा। मतलब फिर तलखियां ही रही मुलाकात के दौरान। वो मिठास आने कहाँ देता है थाने ले जाने की बात कर रहा था। कहते हुए अमृता हंस पड़ी। अमोक भी मुस्कुरा दिया और बोला, उसका ये थाने वाला नशा जाने कब उतरेगा। ना उतरे, इसी बहाने ही सही मेरे पीछे तो आएगा, अमृता ने कहा और सॉन्ग ऑन कर दिया। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। मोग कॉफी सिप लेते हुए आगे की लाइन होठों ही होठों में गुनगुनाया, मुझे बस तुझसे दिल लगाना है,
हद से गुजर जाना है। डांस करोगे मेरे साथ? अमृता ने पूछा। नहीं। मुझे डांस के लिए मना क्यों कर देते हो हमेशा? तुम्हारी वाली में ऐसा क्या है तुम उसके इस कदर दीवाने हो? अभी तो उससे कुछ कहा भी नहीं, कमिटमेंट भी नहीं की, फिर भी लड़कियों से ऐसे दूर रहते हो जैसे वो देख रही हो और अगले ही पल कयामत आने वाली हो। किसी का दीवाना होने के लिए उसमें कुछ खास होने की जरूरत नहीं होती, बस नजर को जज जाने की बात होती है, मन को भा जाने की जरूरत होती है। उस सूर्यवंशी में कुछ भी खास तो नहीं, लेकिन तुम्हारे मन को भा गया है तो तुम दीवानी हो गई हो उसकी। बात तो किया करो अपनी मोहब्बत के बारे में। बातों का रुख सूर्यवंशी की तरफ मोड़कर बचना चाहते हो। मुझे अच्छा नहीं लगता, छोड़ो। नहीं, कह नहीं सकते या उसे लेकर अरमान ही नहीं है कोई। अरमान नहीं है कोई, इतना ही है कि बस चाहता हूँ उसे। ऐसे थोड़ी ना होता है, मुझे ही देख लो। मुझे सूर्यवंशी के आसपास किसी और लड़की को देखकर जलन होती है। मुझे नहीं होती, क्योंकि मुझे नहीं पसंद है कि वो मुझे देखे या जाने कि मैं उसे चाहता हूँ। पता लगने पर रिश्ता अपनी स्वाभाविकता खो देता है और मैं ऐसा नहीं चाहता। तुम्हारी तो फिलॉसफी ही समझ में नहीं आती, क्योंकि अभी तुम मेरी जितनी मैच्योर नहीं हो। होना भी नहीं है, लेकिन कभी ना कभी मिलना जरूर है तुम्हारी वाली से। अमोघ चेहरा फेरते हुए बोला। प्लीज, क्या ये तुम्हारी वाली, ऐसा मत बोला करो। अमृता उसके लाल कान को देखकर हंसकर बोली। देखो तो देखो, तुम्हारे कान लाल हो गए शर्म से। अमोघ बिना कुछ बोले कमरे के बाहर जाने को हुआ तो अमृता ने उसे छेड़ने की नियत से उसका हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ना चाहा, लेकिन वो कारपेट में उलझ गई और गिरने को हुई। तब तक अमोघ ने पीछे मुड़कर उसकी बाह को थाम लिया और सीधा खड़ा करते हुए बोला। संभल कर रहा करो, तुम हो तो संभालने के लिए। हमेशा नहीं रहूंगा मैं, अमोघ ने नजर उठाकर कहा। मतलब? अमृता ने उसकी आंखों को टटोलते हुए पूछा। मतलब सूर्यवंशी के आने के बाद तुम्हें मेरा संभालना उसे अच्छा नहीं लगेगा। मेरी जिंदगी है, उसके अच्छा न लगने से क्या फर्क पड़ता है? बस यही समझाना चाह रहा था तुम्हें। जैसे तुम्हारे हिसाब से उसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उसी तरह तुम्हें भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए था आज उसके किसी लड़की से बात कर लेने पर। अमृता उसकी तरफ देखती रही तो अमोघ उसकी नाक छूते हुए बोला। प्यार करती हो तो आजाद रहने दो। दुनिया की नजर से छिपाकर बंदिशों में रखोगी तो वो प्यार नहीं कर पाएगा। तुम्हारे जैसे इश्क मुझसे नहीं हो पाएगा। वो मेरा है तो बस मेरा है। अभी तुम उसकी हो, वो तुम्हारा नहीं है। दीवानी हो गई हो, फर्क नहीं समझ पा रही हो। वो आगे बढ़ा और सॉन्ग लगाते हुए बोला। सॉन्ग सुनो, सूट्स ऑन यू, गुड नाइट। अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है। क्या कहूँ प्यार में दीवानों जैसा हाल है। दीवानों जैसा हाल है, तुम्हारा ही ख्याल है। अमोघ दरवाजा भेड़ते भेड़ते रुका, फिर झांक कर बोला। हे, चाहो तो अविनाश को इमेजिन करके उसके साथ डांस कर लेना, पर पीने मत बैठ जाना। अमृता वॉल्यूम बढ़ाते हुए बोली। वॉल्यूम तेज कर दिया है। सिर्फ मैं ही क्यों, तुम भी इमेजिन कर लेना उसे, जिसके नाम पर तुम्हारे कान लाल हो जाते हैं। गुड नाइट मिस्टर शर्मीले। पागल, कहते हुए अमोघ मुस्कुराते हुए दरवाजा बंद करके बाहर निकल गया तो अमृता गाना सुनने लगी और अविनाश को याद करते हुए अपनी कलाई की तरफ देखने लगी। उसे अविनाश की कलाई पकड़ना याद आया तो वो मुस्कुरा उठी और बोली। सूर्यवंशी, कभी प्यार से भी कलाई थामो, और तब अगर झटकू तो शिकायत करना। अमोघ अपने कमरे में पहुंचा ही था कि तभी आसमा का कॉल आ गया। क्या कर रहे हो? सॉन्ग सुन रहा था। मैं भी। सुनाई दे रहा है पीछे से। तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। कान कुछ ज्यादा तेज हैं तुम्हारे। क्या करूं, है तो है। तुम कौन सा सुन रहे हो? अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है। ख्याल तो आता नहीं होगा मेरा कभी।
तुम तो मेरे ख्यालों में जैसे डूबी ही जा रही हो। हाँ करती हूँ याद। झूठी, जबान कट जाएगी ज्यादा झूठ बोलने से। मुझे क्यों याद करोगी? याद तो वो आ रहा होगा जो सांसों में बसा है। वो फ्री नहीं होगा तो कॉल मुझे कर लिया। ऐसा नहीं है। ठीक है यार, मजाक कर रहा हूँ। वैसे सही में सांसों में बसा है क्या वो बस वाला अब तक? हाँ। ओह, तो ढूंढ लाओ उसे कहीं से और खड़ा कर दूं तुम्हारे सामने। नहीं, मिलना होगा तो खुद मिल जाएगा। किस्मत पे छोड़ दिया है। हाँ, मेरी मोहब्बत किस्मत के भरोसे ही सही, गुंडागर्दी नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, फिर नहीं ढूंढेंगे तुम्हारे इश्क को। तुम भी तो बताओ, कोई आई जिंदगी में? नहीं, और जरूरत भी नहीं। किसी भी वक्त मर जाए ऐसी फील्ड में तो खुद ही हैं। जीते जी भी मर जाए क्या? इश्क से दूर ही रहना ठीक है। यार इश्क तो जिंदगी में जिंदगी भर देता है। जीते जी भी मार देता है, सांसों की लहर रोक देता है। ऐसा धीमा है ये इश्क का जहर। ऐसी बात कह रहे हो? धोखा खाया है किसी से लगता है। चलो भी, मैं इजहार और इनकार से कोसों दूर हूँ। ये झमेले मेरे लिए नहीं बने। मतलब अमोघ जी भी डरते हैं किसी चीज से? हाँ कह लो डरपोक, फर्क नहीं पड़ता। क्यों चिढ़ रहे हो? ठीक है सो जाओ, मैं इरिटेट नहीं करूंगी। गुड नाइट। गुड नाइट। मोग लेट गया और जेब से तस्वीर निकालते हुए उसे देखकर मुस्कुरा दिया। मैं सचमुच नहीं चाहता कि तुम भी जानो कि मुझे तुमसे इश्क है। तुम्हारा बदला नजरिया नहीं सह पाऊंगा अपने लिए सवाल भी नहीं देख पाऊंगा तुम्हारी आंखों में। खुद के हाथों खुद की जान ले लूंगा जिस दिन तुम्हारी नजरों में गिर गया। क्यों छुपा रहा है अमोघ उस लड़की का नाम? क्या राज है इसके पीछे? जानने के लिए सुनते रहिए इश्क, नशा या जहर, भाग 16। उधर अविनाश ने फाइल पर काम बंद करते हुए चाय बनाई और सिप लेते हुए बोला, आपसे अपनी पहली मुलाकात का इंतजार रहेगा मिस अस्थाना। काश कि आप भी मेरे लिए वैसा ही महसूस करें जैसा मैं आपके लिए महसूस करता हूँ। अविनाश ने मोबाइल में सॉन्ग प्ले कर दिया और बालकनी में आकर चाय पीने लगा। कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की, पास आने की, तुम्हें जिंदगी में लाने की। चाय खत्म करके वो फोन पर किसी से बात करने लगा। मैं खुद आऊंगा तुम सबके साथ। ठेके पर छापे मारने की तैयारी पूरी है, कल मिलते हैं। जी सर। मुखबिर को कुछ इनाम दिया कि नहीं? अभी नहीं, मिलवाना मुझसे। जी, वो कहता है जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ड्यूटी करता हूँ, इनाम नहीं लूंगा। फिर तो जरूर मिलना चाहूंगा मैं उससे। ठीक है सर। अविनाश ने कुछ दिन बाद शराब के ठेके पर छापा मारा और सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। उसके काम के लिए उसकी काफी तारीफें हुई और मीडिया में उसका इंटरव्यू भी लिया। अमृता टीवी पर उसे देखते हुए खड़ी हुई और उसका चेहरा छूते हुए बोली, एक पे एक ये सारी सफलताएं मुबारक हो एसपी सूर्यवंशी, पर हंसने में कंजूसी क्यों करते हो? इतनी गंभीरता से जवाब क्यों दे रहे हो? खुशी की बात है ना तो हंसना चाहिए, एटलीस्ट मुस्कुरा ही लो। अमोघ अंदर आकर गला साफ करते हुए बोला, क्या हुआ? खबर मिली है कि एसपी साहब मुखबिर से मिलने की ख्वाहिश रखते हैं। फिर मिलने दिया जाए। मिलने दो, हम कौन सा उससे मिले हैं? मुसीबतों का मारा आदमी है। बम विस्फोट में फैमिली खत्म हो गई। अब देश को खोखला करने वाले गुनाहगारों को पकड़वा कर देश की सेवा करना चाहता है तो कर रहा है मुखबिरी। ठीक है, और इनाम? इनाम तो हम दे रहे हैं। सूर्यवंशी से लेकर क्या करेगा? ठीक है, मानना पड़ेगा तुम्हें। मुझे खबर किए बिना उसकी हेल्प करवाते रहते हो आगे बढ़ने में। क्या करूं? तुम्हारे चेहरे की चमक जो अच्छी लगती है, और ये चमक तब बढ़ जाती है जब अविनाश को सफलता मिलती है। उसे तो पता ही नहीं कि जो सफलता वो हासिल कर रहा है उसके पीछे हमारा हाथ है। पता लग जाएगा तो खुद पर झुंझला उठेगा। उसे कभी पता नहीं लगना चाहिए। अमोघ, डोंट वरी, कभी नहीं होगा ऐसा। आज मिलाऊं क्या उससे? अब वो एसपी है, पहले की तरह बेधड़क उसके इर्द गिर्द होना खतरनाक हो सकता है।
इश्क में अपने प्यार के इर्द गिर्द रहने की ख्वाहिश तो उठती ही है ना अमोघ। ख्वाहिश का उठना जायज है, लेकिन खुद को ख्वाहिशों के अनुसार चलाना या फिर ख्वाहिशों को अपने अनुसार चलाना, ये पूरी तरह हमारे बस में होता है। बस में रहकर किया तो इश्क ही क्या किया, क्या हो अगर इश्क की हर हद तोड़ कर किया जाए। नहीं, ऐसे नहीं। खुद के बस में नहीं रहोगी तो ख्वाहिशें गलत राह पर ले जाएंगी। क्या पता फिर पीछे लौटने की राह ही ना मिले। आज में जीना काम है हमारा, भविष्य का तो कभी जिंदगी के बारे में नहीं सोचा। इश्क का क्यों सोचे फिर। हे कुछ भी हो, पर जिंदगी जीनी तो होती है ना अमृता। अपने गार्जियंस के जाने के बाद भी हम जी रहे हैं ना, इसी तरह इश्क मुकम्मल हो या ना हो, जीना तो होगा ही। तो किसने कहा कि मैं नहीं जी पाऊंगी। जब किस्मत में बिखरना लिखा है तो संवरना मुमकिन नहीं, लेकिन ऐसा कोई जख्म नहीं बना जो मेरी जान ले ले। इतनी सस्ती नहीं है अमृता जोशी की जान। बस इतना ही चाहिए तुमसे कि खुद के वजूद को मत भूल जाना किसी के इश्क में। कभी भी खुद को नुकसान पहुंचाने के बारे में मत सोचना। किसी के पास अगर वो नजरिया नहीं जिससे कि तुम उसे सही नजर आ सको, तो उसके नजरिए में कमी है, ना कि तुम में। यार ये कैसी बातें कर रहे हो। उस पर मरती हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी वजह से मर जाऊंगी। मेरे पास मरने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि उन्मुक्त हूँ। ऐसी फील्ड है मेरी। तो मैं चरित्रहीन तो वैसे ही हूँ सबकी नजर में। लड़कियां इसी वजह से तो मरती हैं क्योंकि वो बदनाम हो जाती हैं। पहले से बदनाम लड़की को थोड़ी ना बदनामी से फर्क पड़ता है। ऐसे ही हो तो बेहतर है, लेकिन फिर भी कुछ दिन इंतजार करो, तब मिलो। अभी तुरंत मुलाकात हुई है तो वो भी जानता होगा कि तुम कोशिश करोगी। उसकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मत चलो। तो ठीक है, फिर आज की तरह ही किसी रोज सहसा टकराएंगे। और हर बार भेष बदल कर। पहचान तो लेगा। मुझसे प्यार हो या ना हो, पर मुझे भूल नहीं सकता वो। मैं उसे अजीज नहीं, लेकिन फिर भी मुझे ढूंढना तो वो चाहता है। फिर ढूंढने का कारण चाहे कोई भी हो। अमोघ अब हटते हुए बोला, अभी तो जो काम यहाँ कर रहे हैं उस पर फोकस करो। कोई कोताही नहीं, जरा सा भी विवादों में नहीं फंसना। कोई विवाद नहीं होगा। वैसे मेरी वजह से तुम्हें भेष बदल कर रहना पड़ रहा है। परेशान हो गए होगे ना। नहीं, किरदार बदलना जरूरत है हमारे फील्ड की, और तुम्हारा हौसला बना रहे इसलिए हमारा साथ होना जरूरी है। भेष नहीं बदलूंगा तो कोई भी फौरन पहचान जाएगा। उधर अविनाश का एक साथी शैल ने उसे कॉल किया और बोला, सुन, चलेगा क्या मेरे साथ पार्टी में? जब से ज्वाइन किया है कभी छुट्टी नहीं ली तूने। मैं पसंद नहीं करता पार्टी में जाना। ठीक है, फिर किसी और से पूछ लेता हूँ मिस अस्थाना की पार्टी में चलने को। शैल ने जानबूझकर मिस अस्थाना पर जोर दिया तो फोन टेबल से उठाकर हाथ में लेते हुए अविनाश बोला, क्या कहा? किसकी पार्टी? छोड़ो यार, किसी की भी हो, तुझे तो जाना नहीं है। तू कर अपनी ड्यूटी। जय हिंद। शैल, फोन काटा तो मुंह तोड़ दूंगा। मैंने सही सुना। बिल्कुल सही सुना। उसके ऑफिस में काम करती है मेरी बहन। पार्टी है स्थापना दिवस की। एम्प्लॉइज को छूट है अपने साथ परिवार के 2 मेंबर्स को लाने की। तो मैं चलूंगा, छुट्टी ले लूंगा। ओहो, अभी तो कोई कह रहा था पार्टी में जाना पसंद नहीं है। हाँ तो नहीं पसंद है, पर कभी कभी नापसंद चीजें भी कर लेनी चाहिए अगर दोस्तों को खुशी मिल रही हो तो। दोस्तों की खुशी के पीछे अपनी खुशी छुपा रहा है। ट्रेनिंग के वक्त से देखा है तुझे, मौका मिलते ही मिस अस्थाना के इंटरव्यूज देखते हुए। तो इंस्पिरेशनल होते थे इसलिए देखता था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चल ठीक है, बहाने बनाना छोड़, प्यार छिपाने के। ये सोच कि क्या पहन कर आ रहा है। रखता हूँ। हाँ ठीक है। शैल के फोन रखते ही अविनाश मुट्ठी बांधकर यस कहते हुए कुर्सी पर खड़ा हुआ और बिस्तर पर गिर गया। फाइनली हम मिलेंगे। कुछ रोज बाद अस्थाना की पार्टी में सब सदस्य आ चुके थे। मिस अस्थाना ने प्रवेश किया और मुस्कुराते हुए सबका अभिवादन किया। उसके पीछे उसका बॉडीगार्ड शैडो खड़ा था। पार्टी में बहुत से नामी गिरामी बिजनेसमैन आए हुए थे। सब इस पार्टी का इनविटेशन पाकर खुद को सम्मानित महसूस कर रहे थे। अविनाश ने भी कुछ देर बाद शैल के साथ एंट्री की और नजरें मिस अस्थाना पर ठहर गईं। लाइट पीच कलर की ड्रेस पहने वो बहुत ग्रेसफुल लग रही थी।
बिल्लौरी आंखों पर जरा सा आईलाइनर लगाया हुआ था। बहुत ही लाइट मेकअप था, हमेशा की तरह। फिर भी पार्टी में हर आई लड़की से ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। बबीता आगे बढ़ी और उसके पास जाकर बोली, मेरे भाई शैल और ये उनके फ्रेंड हैं, अविनाश सूर्यवंशी। अविनाश ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए खुद ही कह दिया, क्योंकि बबीता उसका नाम भूल गई थी। मिस अस्थाना ने एक पल को उसके बढ़े हुए हाथ की तरफ देखा, फिर हाथ मिलाते हुए बोली, एमी अस्थाना, नाइस टू मीट यू, प्लीज एंजॉय, एक्सक्यूज मी। कहने के बाद वो मिसेस तोमर से बात करने लगी। अविनाश जाकर एक तरफ चेयर पे बैठ गया। डांस का आयोजन भी किया गया था। अविनाश नजर बचाकर बार बार मिस अस्थाना को देखता रहा, जबकि मिस अस्थाना ने दोबारा एक बार भी पलटकर अविनाश की तरफ नहीं देखा। अविनाश सामने डांस करते जोड़े को देखकर उसकी जगह खुद को मिस अस्थाना के साथ इमेजिन करने लगा। मिस अस्थाना का हाथ थामे उसके गाल पर हल्के हाथ से फिराते हुए ये गाना गुनगुनाया, देखा जो तुमको ये दिल को क्या हुआ है, मेरी धड़कनों पे ये छाया क्या नशा है। हाँ। अविनाश ने उसकी पीठ से अपनी पीठ लगाते हुए उसकी हथेलियों में अपनी उंगलियां उलझा ली, फिर सीधे होते हुए उसे बाहों के सहारे ही हवा में उठा लिया और गोल घूम गया। मोहब्बत हो ना जाए, दीवाना खो ना जाए, संभालूं कैसे इसको मुझे तू बता। उसे नीचे उतारते हुए फिर जैसे ही उसकी कमर पर अपना हाथ रखा, मिस अस्थाना ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। तभी शैल ने आकर उसके कंधे को थपथपाया तो उसकी तिंद्रा टूट गई और वो इधर उधर देखने लगा। क्या हुआ, सब ठीक? ख्वाबों में खोया था क्या? शैल ने इधर उधर देखते हुए पूछा। नहीं, मैं खुली आंखों से ख्वाब नहीं देखता। रहने दे, आंखें बता रही है तेरी कि तू कितना इम्पेशेंट हो रहा है उससे मिलने को, बात करने को। कुछ नहीं है ऐसा। क्यों नहीं है? कब तक मन को बांध कर रखने का इरादा है तेरा? चंचल होना चाहता है तो होने देना चंचल। हर वक्त गंभीरता का चोला ओढ़े बैठे रहते हो। उन कातिल निगाहों से अपनी निगाहें मिलने दो। मंजिल तक पहुंचने के बाद में सोचते रहना, सफर भी सुहाना होता है, सफर पर निकलने की कोशिश तो करो। कहना मुझे नहीं आता, पर इतना जरूर पता है कि हार चुका हूँ खुद को इस पर। तो कह देना। पागल तो नहीं हो गया? कहीं बौखला उठी तो इज्जत की बखिया उधर जाएगी। कोई मुझे जल्दबाजी नहीं करनी है। क्यों बौखलाएगी? अपना इंट्रो दे देना। कोई ऐरा गैरा आवारा लड़का तो नहीं है तू? नहीं, सोचेगी शो ऑफ कर रहा हूँ। अरे यार, मतलब तू भी कुछ नहीं करेगा? नहीं, फिलहाल तो नहीं। और भी बहुत काम है करने को, जिन्हें इस काम से पहले करना ज्यादा जरूरी है। मैं चलता हूँ तो एंजॉय कर। रुक ना, अचानक कहाँ चल दिया? नहीं, कुछ पहलुओं पर काम करना है। अविनाश निकलकर बाहर आ गया और मन ही मन बोला, कैसे मिलूं इस अमृता से? इस लड़की को अपनी नफरत से हरा पाना तो मुश्किल है, क्योंकि कितनी भी नफरत जता लो इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसे मात देनी है तो मोहब्बत का इस्तेमाल करना होगा, पर पहले मिलो तो सही। वो अपने रूम पर पहुंचा और ऊपर के कपड़े उतार कर हाथ मुंह धोकर तौलिए से मुंह पोंछते हुए जैसे ही तौलिया नीचे किया, शीशे में पीछे खड़ी अमृता नजर आई। अविनाश ने गुस्से को शांत करने के लिए मुंह से हवा खींचकर तुरंत बाहर छोड़ा और झट से चेयर पर पड़ी अपनी शर्ट उठाकर पहनते हुए बोला, क्या बेहुदगी है ये? हद है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, फिर कैसी बेहुदगी? अमृता ने अपने हाथ बांधते हुए कहा। अच्छा, तो किसी के घर में चुपचाप घुस आना और उसे ऐसे बिना कपड़ों के देखना तुम्हारी नजरों में अच्छी बात है? नजरों में खराबी नहीं तो देखने में कोई बुराई नहीं। मेरी नजर तुम्हारे चेहरे पर थी, उससे नीचे मेरी नजर उतरी ही नहीं। अब ऐसी बात बोलोगे कि ध्यान बेपर्दा जिस्म की तरफ जाए, तब जा सकती है मेरी नजरें उधर। बहाने मत बनाओ, मुझे देखने का हक चाहिए तो बोलो। ये देखने वगैरह का हक तो बात की बात है, पहले तुम मेरे हो यही कंफर्म हो जाए तो बात बन जाए।
उस रोज मैंने कहा था कि मैं अपना नजरिया बदलने को तैयार हूँ और अब भी उस पर कायम हूँ। मौका देना चाहोगी? अच्छा, मौका तो दिया था, पर तुम तो भाग निकले। भागा नहीं था, गया था। वही तुम चले गए तो मैं भी तुम्हारी जिंदगी से चली गई थी। प्रण लिया था कि जब तक खुद सामने नहीं आए तब तक मैं तुम्हारी जिंदगी में दोबारा कदम नहीं रखूंगी, कुछ भी जानने की कोशिश नहीं करूंगी तुम्हारे बारे में, और अपने प्रण पर कायम रही मैं। तुम्हारी खोज खबर लेने की कोशिश नहीं की मैंने। जिस रोज उस दिन तुम दोबारा मिले थे, उस रोज पता चला कि तुम एसपी हो गए हो। पता है, एसपी हूँ तो भी यहाँ खड़ी हो। डर नहीं लगता? डर शब्द ही नहीं है मेरे शब्दकोश में। तुम मुझे गोली मारोगे और मैं तुम्हें मारे बिना तो मरूंगी नहीं। डर कैसा फिर, जब दोनों का मरना तय है। अगर तुम्हें गिरफ्तार कर लूं तो कोशिश करके देख लो। ओके, आराम से बात करते हैं, बैठो। मैं खड़ी हूँ, तुम बैठो। अविनाश ने अपनी शर्ट के कुछ ही बटन लगाए थे, अब वह ऊपर के बटन लगाने को हुआ तो अमृता बोली, डर रहा है सूर्यवंशी? व्हाट? अविनाश ने निगाह उठाते हुए पूछा। मुझसे डर लग रहा है? मैं नहीं डरता। सबूत ये है कि निहत्था खड़ा हूँ, जानते हुए भी कि तुम हथियार के बिना तो खड़ी नहीं हो। उफ सूर्यवंशी, बात को कहां से कहां ले गए तुम। मेरा मतलब जान के खतरे से नहीं, इज्जत के खतरे से था। अविनाश ने मुस्कुराते हुए कहा, इसे संस्कार कहते हैं और औरत की गरिमा का ध्यान रखना कहते हैं। तुम्हारे साथ मेरा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है कि मैं इस तरह तुम्हारे सामने खड़ा रहूं। हम अजनबी हैं और इसलिए हमें हमारे दायरे में रहना चाहिए। यही तो परेशानी की जड़ है। ये दायरे स्वाभाविक विकास को रोक देते हैं। तय किए गए दायरे के अंदर रहते रहते हम गुलाम हो जाते हैं। पता ही नहीं लग पाता कि दायरे के बाहर भी जिंदगी है। तुम्हारे जैसी आजाद जिंदगी भी किस काम की? किसी की सुपारी मिली तो उसे मार दिया, किसी से अनबन हुई तो उसे मार दिया। न कुछ पाने की तमन्ना, न कुछ खोने का डर। इंसान में तमन्नाएं होती हैं, एम्बिशंस होते हैं इंसान में। यही तो अंतर है जानवर और इंसान के बीच, वरना एक दूसरे का शिकार करना और जिंदा रहना ये तो जानवर भी करते हैं। ऐसी जिंदगी थी, अब नहीं है। अब है ना तमन्ना तुझे पाने की, हाँ डर नहीं है तुझे खोने का, क्योंकि तेरी जिंदगी में किसी और लड़की को आने नहीं दूंगी। यही नहीं पसंद मुझे। अगर मुझे पाने की तमन्ना है तो तुम्हें ये गलत जिद छोड़नी होगी। गलत नहीं है गलत। कोई लड़की मुझसे बात कर लेती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरी जिंदगी में आ गई है। बात करने और जिंदगी में होने में फर्क होता है। मतलब तुम्हारी जिंदगी में अभी तक कोई नहीं? फिर ठीक है, मैं तुमसे मिलने आया करूंगी अब। मंजूर है? क्यों मंजूर है? तुम्हें तो मैं नापसंद हूँ? कहा तो है कि एक कोशिश करूंगा नजरिया बदलने की। मुझे उलझाकर गिरफ्तार करने के चक्कर में तो नहीं हो? गिरफ्तार नहीं करूंगा अब तुम्हें। तो मारने की प्लानिंग है? वो भी नहीं। मौत बड़ी आसान चीज होती है, तुम कठिन तो हो। तुम्हारे लिए कोई कठिन काम होना चाहिए ना। मतलब ही तो नहीं पता मुझे। इतना तो समझ गया हूँ, जब 2-2.5 साल से मैं तुम्हें नहीं भूल पाया तो कुछ तो है हमारे दरमियान। अब तो तुम फ्री होकर ऐसी बातें कर रहे हो। क्या चाहिए? तुम्हारा वक्त और भरोसा। मिल जाएगा, लेकिन धोखा नहीं देना चाहिए बदले में। बेफिक्र रहो। मौत से मेरा मिलना मिलाना तो चलता ही रहता है, पर जब जिंदगी से मिलना होता है तब तुमसे मिलने आती हूँ। कोशिश करना जिंदगी ही रहे, मौत ना बने। फिर वही यार, धमकी और बंदूक से परे भी कोई चीज है। प्यार से भी काम लेना चाहिए। अचानक बदल क्यों गए सूर्यवंशी? तुम्हारी हरकत देखकर बदलना पड़ा। मैं नहीं चाहता कि जिस तरह उस लड़की को उड़ा दिया वैसे और लड़कियां भी उड़ें। तो ठीक है, नहीं उड़ेंगी अब और लड़कियां। दोस्त बनने से शुरुआत करें। दोस्त तो हर बात करने वाली और वाले होते हैं। गर्लफ्रेंड बनोगी? अविनाश ने उसकी निगाह से निगाह मिलाते हुए सवाल किया। क्या जवाब होगा अविनाश के सवाल का? क्या अमृता गर्लफ्रेंड बनने के लिए हाँ बोलेगी? जानने के लिए सुनते रहिए इश्क, नशा या जहर भाग 17।